उसमें आज हम करेंगे इसका 16वां इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 115 पर। इसमें 3 पार्टनर है, एल, एम और एन। एल, एम और एन, और इनका अनुपात है 2, 1, 1। इसके बाद में दे रखा है कि एन ने अवकाश ग्रहण कर लिया। एन ने अवकाश ग्रहण कर लिया और इसके बाद में नया अनुपात इनका 2, 1 है, और वैसे भी क्या इनका क्या रहता है 2, 1। तो अलग से हमारे को न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, और इनका गेन रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि गेन रेशियो भी इनका कितना आएगा 2, 1 ही आएगा। अब इसमें एन ने अवकाश ग्रहण कर लिया। उस दिन संपत्ति और दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन किया गया है उसमें दे रखा है कि ख्याति का मूल्यांकन 6 लाख रुपए किया गया। देखो फर्म की टोटल गुडविल है वो कितनी है 6 लाख, और एन जो है अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अपना शेयर लेकर के जाएगा। एन का शेयर कितना है 1/4, तो 6 लाख का 1/4 कितना हो गया 1,50,000। यानी कि इसमें एन का ख्याति में हिस्सा है वो कितना है 1,50,000। ये टोटल एन का शेयर है। अब इसमें अगर हम गुडविल की अगर एंट्री करते हैं तो हम क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा जो कि एन है उसका हिस्सा ज्ञात करके उसको तो कर देंगे क्रेडिट टू एन कैपिटल अकाउंट, और शेष बचे साझेदारों को गेन रेशियो में कर देंगे डेबिट। तो गेन रेशियो इनका 2, 1 आ रहा है, और शेष बचे साझेदार कौन है एल और एम। तो 1,50,000 इसका जो शेयर है इसको एल और एम 2, 1 के अनुपात में बांट देंगे। तो 2/3 इंटू 1,50,000, 1 लाख रुपए तो किसका आ जाएगा एल का हिस्सा। तो एंट्री हो जाएगी एल कैपिटल अकाउंट डीआर, एम कैपिटल अकाउंट डीआर टू एन कैपिटल। तो 1 लाख रुपए तो एल का हिस्सा आ गया, क्योंकि गेन रेशियो में इसका हिस्सा 1 लाख बनता है, तो एम का हिस्सा है वो कितना हो गया 50,000। ये हमने गुडविल की एंट्री कर दी। अब इसी के अनुसार अब इसका लेखा हम किस में करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट में। आगे देखा है कि भूमि का मूल्य 40% बढ़ाया जाएगा, तो इसको हम किस में दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट्स यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम सीआर साइड में दिखाते हैं, तो ये आपके सीआर साइड में आ जाएगा बाय लैंड अकाउंट। तो इसमें देखो पुरानी बैलेंस शीट में लैंड का जो मूल्य है 8 लाख है, और 8 लाख का 40% होता है 3,20,000। तो 3,20,000 की जो वृद्धि हो गई है इसको हम दिखा देंगे सीआर साइड। इसके बाद में देखा है कि भवन पर 1 लाख रुपए का मूल्यह्रास लगाया जाएगा। तो 1 लाख रुपए से बिल्डिंग के मूल्य में कमी हो गई है, तो इसको हम कहां दिखाएंगे डीआर साइड में, टू बिल्डिंग अकाउंट। आपकी इसमें पूरी लाइन में दे नहीं रखा है, इसलिए इसको कर लेना करेक्शन कि भवन पर 1 लाख रुपए का मूल्यह्रास लगाया जाएगा। इसमें केवल मूल्यांकन ही दे रखा है, तो आप इसको करेक्शन कर लेना, 1 लाख रुपए का मूल्यह्रास लगाया जाएगा। फर्नीचर पर 30,000 रुपए का मूल्यह्रास लगाया जाएगा, इसमें भी मूल्यांकन दे रखा है, तो इसमें भी मूल्यह्रास कर देना। फर्नीचर के भी मूल्य में कमी हो रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के कारण मूल्य में कमी होती है, तो इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे डीआर साइड में, टू फर्नीचर अकाउंट 30,000। इसके बाद भी देखा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि की देयता 16,000 रुपए। देखो इसमें करेक्शन कर लेना, इसमें 16,000 दे रखा है, आपको 1,60,000 करना है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व है 1,60,000 रुपए है, यानी कि अब वर्कमैन कंपेंसेशन 1,60,000 रहेगा, और पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बना हुआ है 3,60,000, फिर भी पैसा बच जाएगा। तो इसलिए हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, उसको किस में दिखाएंगे पार्टनरशिप अकाउंट में, तो ये इसमें नहीं आएगा। इसके बाद में एन को देय राशि ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी गई, यानी कि उसको नकद भुगतान नहीं कर रहे, इसलिए लोन के नाम से दिखा देंगे। यानी कि अब इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कोई मद नहीं है, बस ये 3 ही मद है। तो टोटल लगा लेंगे, तो देखो इसमें सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 3,20,000, और डीआर साइड में आ रहा है आपके 1,30,000। तो अब इसमें से घटा दो आपके
3,20,000 में से 1,30,000, 1,90,000, 1,90,000 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट, क्योंकि सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है और सीआर साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो क्या होता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की राशि को तीनों साझेदार बांट लेंगे, एल, एम और एन, ठीक है, और इनका अनुपात दे रखा है 2:1:1, तो 1,90,000 का 2/4, तो 2/4 है, ये तो एल का हिस्सा जाएगा। तो देखो इसमें आपके कितना आ रहा है, तो ये इसमें आ रहा है आपके 47,502, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके हो गया 95,000। एल का हिस्सा है वो कितना आ रहा है आपके 95,000। दूसरे का एम का हिस्सा है वो कितना आएगा 1/4, और 1/4 कितना आता है 47,500, और एन का हिस्सा भी कितना आएगा 47,500। इस प्रकार से ये टोटल 1,90,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, ये टोटल लगा लिया। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, जिसमें रिवैल्यूएशन पर हमारे को प्रॉफिट हुआ था 1,90,000 का, जिसको तीनों साझेदारों ने बांट लिया। ख्याति का हमने मूल्यांकन किया था, तो टोटल गुडविल तो दे रखी थी प्रश्न में 6 लाख, और उसमें एन का हिस्सा 1,50,000 था। उसके अनुसार एन के खाते को तो हम क्रेडिट कर देंगे 1,50,000 से, और शेष बचे साझेदार गेन रेशियो में कर लेंगे डेबिट। इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम दिखाएंगे पूंजी का प्रारंभिक शेष बाय बैलेंस शीट। तो पुरानी बैलेंस शीट में एल, एम और एन की पूंजी दे रखी है 6 लाख, 4,80,000 और 4,80,000। 6 लाख एल की है, इसकी 4,80,000 है, और एन की भी 4,80,000। ये तो हमने पूंजी का शेष दिखा दिया। इसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, तो उसमें हमारे को प्रॉफिट हुआ था, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो हम कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। तो इसका आया था आपके 95,000, इसका आया था 47,500, और इसका भी आया था आपके 47,500। ये हमारी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अवकाश ग्रहण करने के दिन हमने जो ख्याति का मूल्यांकन किया था, उसमें एन का हिस्सा 1,50,000 था, जिसको ये एल और एम दोनों ने गेन रेशियो में डेबिट किया था। अब इस एंट्री के अनुसार इसमें एंट्री करेंगे, तो एन के खाते को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, एल और एम का। एल कैपिटल अकाउंट और टू एम कैपिटल अकाउंट एन के खाते में। ये तो हमने इसमें दिखा दिया, और एल और एम के खाते को हमने डेबिट किया, इनके डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, विपरीत पक्ष के खाते का, एन का। तो एल के खाते में 1 लाख और एम के खाते में 50,000। ये हमने गुडविल की एंट्री कर दी। अब देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है, उस पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व जो दे रखा है 4,40,000 रुपए, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में, और पुराना अनुपात इनका क्या था 2:1:1। तो 4,40,000 को 2:1:1 के अनुपात में आने, तो एल का हिस्सा कितना हो गया 2/4, ये हो गया 2,20,000। तो 2,20,000 तो हो गया एल का हिस्सा, और एम का हिस्सा कितना आ जाएगा 1,10,000, और तीसरे का भी कितना आ जाएगा 1,10,000। इस प्रकार से हमने ये जनरल रिजर्व की राशि को बांट दिया। अब देखो पुरानी बैलेंस शीट में एक है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व है, पहले का जो फंड बना हुआ है 3,60,000 रुपए का, और उसमें आगे सूचनाएं जो दे रखी थी एडजस्टमेंट, उसमें दे रखा था कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति की जो देयता है वो 1,60,000 है। तो 1,60,000 का तो पेमेंट करना पड़ेगा,
इसका मतलब है हमारे पास जो फंड है वो कितना बच गया, 2 लाख। ये 2 लाख रुपए का जो फंड बच गया है इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात यानी कि सभी साझेदार वही 2:1 के अनुपात में। तो पहले का तो ये इसका कितना हो गया आपके 1 लाख। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो 1 लाख रुपए एल का हिस्सा आ गया, दूसरे का कितना आ जाएगा 50,000 और तीसरे का भी आ जाएगा आपके 50,000। ये वर्कमैन कंपेंसेशन है, ये जो रिजर्व था इसको साझेदारों ने बांट दिया है। अब देखो हमने ये मदे इसमें सारे दिखा दिए। अब इसमें आगे दे रखा है कि एन को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की जाए। एन का जो बैलेंस आ रहा है वो फर्म ने भुगतान नहीं किया है और इसमें दे रखा कि ऋण खाते में हस्तांतरित करना है, यानी कि जब तक फर्म भुगतान नहीं करती लोन रहेगा। तो इसलिए इसका जो बैलेंस आ रहा है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे, लोन के नाम से। तो देखो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एन का जो है वो टोटल लगा लेंगे। तो एन का टोटल लगाओ, इसमें सीआर साइड का जो टोटल है वो आपके कितना है, सीआर साइड का टोटल आ रहा है 8,37,500। डीआर साइड में कुछ भी नहीं है और चूंकि इसमें भुगतान नहीं किया है और प्रश्न में दे भी रखा है कि ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, यानी कि एन को टोटल 8,37,500 रुपए का पेमेंट करना था और फर्म ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, लोन के नाम से दिखा देंगे, एन लोन 8,37,500। तो ये एन का हिसाब तो हो गया आपने। अब आगे देखो, आगे प्रश्न में दे रखा है कि एन और एम की पूंजी को उनके नए अनुपात में समायोजित किया जाएगा और इसके लिए चालू खाते खोले जाएंगे, यानी कि जो डिफरेंस रहेगा नई पूंजी और समायोजित पूंजी यानी कि एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल में कंपैरिजन करने पर जो डिफरेंस आएगा उसको कैश के नाम से नहीं दिखाना, करंट अकाउंट के नाम से दिखाना, जो हम पहले इससे पहले इलस्ट्रेशन में कर चुके हैं। तो इनकी नई पूंजी है वो ज्ञात करने के लिए हमारे को समायोजित पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें नई पूंजी का अमाउंट नहीं दे रखा है। तो पहले इनकी समायोजित पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो समायोजित पूंजी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। तो टोटल लगा लो इसमें एल का और एम का। तो पहले एल का देखो आपके टोटल है कितना आ रहा है। देखो इसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है कि एल और एम अपनी पूंजी को नए लाभ हानि अनुपात में समायोजित करेंगे और नए अनुपात में समायोजित करने के बाद में जो नई पूंजी आएगी उसका कंपैरिजन हम समायोजित पूंजी से करेंगे। अंतर जो आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको हम करंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो समायोजित पूंजी के लिए हम क्या करते हैं, सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देते हैं, वो समायोजित पूंजी आ जाती है। तो देखो इसमें समायोजित पूंजी के लिए एल का टोटल लगाओ, देखो सीआर साइड का, एल का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 10,15,000। ठीक है, लिखना नहीं है, पहले रकमें याद कर लो। तो इसकी समायोजित पूंजी 10,15,000 आ रही है और डीआर साइड में केवल एक ही मद है 1 लाख। इसमें से हमने 1 लाख रुपए घटा दिए तो ये कितने बचे, 9,15,000। यानी कि इसकी समायोजित पूंजी है एम की, वो आई है 9,15,000। अब ऐसे ही एम की देखो, एम का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 6,87,500 और डीआर साइड में केवल एक ही मद है 50,000, ही घटा दो। तो 50,000 हमने लेस कर दिए, 6,37,500। तो इसकी आ गई 6,37,500 समायोजित पूंजी। लेकिन इसमें तो नई पूंजी ज्ञात करनी है। नई पूंजी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की जो पूंजी है इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल है वो कितना आ रहा है, वो देखो इसमें इनका टोटल है 6,37,500। इनका टोटल आ रहा है 15,52,500। इन दोनों की समायोजित पूंजी हमने अलग अलग ज्ञात की। एम की समायोजित पूंजी कितनी आई, 9,15,000। लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखते हो तो पहले इसका टोटल लगाओगे, इसका टोटल अगर बैलेंस लिखोगे फिर उसके बाद में अलग से लगाओगे, तो 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप पहले रकमें ज्ञात कर लो। तो इसके अनुसार एम की समायोजित पूंजी 9,15,000 आई और एन की कितनी आई, 6,37,500। इन दोनों का हमने टोटल कर दिया तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 15,52,500।
यानी कि फर्म की अब कुल नई पूंजी 15,52,500 रहेगी, लेकिन ये तो कुल पूंजी है। इसको साझेदार, शेष बचे साझेदार कौन है? एल और एम। इसको नए अनुपात में, और नया अनुपात इनका क्या है? 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेंगे। तो पहले इसका 2:1 अनुपात है, इसका 2/3 है, एल का हिस्सा है, वो कितना आ रहा है वो निकाल लो इसमें। ये आ गई आपकी 10,35,000, यानी कि एल की जो नई पूंजी है वो कितनी रहेगी? 10,35,000। यहां पर लिख लो ये न्यू कैपिटल 10,35,000। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसकी एम की निकाल लेंगे। एम की जो पूंजी है नई वो कितनी आएगी? 5,17,000, क्योंकि इसका 1/3 आएगा, और 1/3 है वो कितना आता है आपके? 5,17,500। तो ये यहाँ पर लिख दो 5,17,500 न्यू कैपिटल दोनों की, और ये एडजस्टेड कैपिटल। अब देखो कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर हमेशा हम न्यू कैपिटल ही लिखते हैं बैलेंस सीडी में। टू बैलेंस सीडी, एल की नई कैपिटल है, नई पूंजी है, वो हमने कितनी निश्चित कर दी? 10,35,000। लेकिन समायोजित पूंजी इसकी 9,15,000 है, जिसको हम वर्तमान पूंजी भी बोलते हैं। तो वर्तमान पूंजी से अगर वर्तमान पूंजी नई पूंजी से कम पड़ती है तो वैसे लेकर आते हैं, और ज्यादा होती तो निकाल लेते हैं कैश में। लेकिन इसमें समायोजन है वो करंट अकाउंट के नाम से करना है। तो देखो इसमें डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है वो देख लो इसमें। अब ये 10,35,000 में से आपके 9,15,000 है, ये आपके घटा दो, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,20,000। 1,20,000 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है इसमें एल का, इसको हम करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 1,20,000। ऐसे ही हम क्या करेंगे एम का। एम की देखो इसमें नई पूंजी है 5,17,500, और समायोजित पूंजी 6,37,500। इसमें इसकी समायोजित पूंजी ज्यादा है, नई पूंजी कम है, तो ये फर्म से निकालेगा, लेकिन कैश में नहीं निकालेगा, करंट अकाउंट के नाम से दिखा देगा। बैलेंस सीडी में तो हम कितने लिखेंगे? 5,17,500 ही लिखेंगे। लेकिन देखो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है वो देख लो इसमें 1,20,000। 1,20,000 है, इसको करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे, किसके खाते में? एम के खाते। ठीक है, ये आपके हो गया। तो अब हम इसका टोटल लगा लेंगे। ये आपके हो गया टोटल 11,35,000 इसका, तो इसका भी यही है, क्योंकि टोटल बराबर होना चाहिए। 11,35,000। ऐसे ही हम इसका लगा लेंगे। इसका जो टोटल है वो आप पे कितना आ रहा है? 6,87,500। तो इसका भी आपके 6,87,500। ये हमारा पार्टनरशिप अकाउंट बढ़ गया। अब देखो ये करंट अकाउंट दोनों का अलग लगा है। इसका करंट अकाउंट का बैलेंस आया एल का, ये तो कौन सा शेष है? डेबिट शेष। और इधर जो आया है एम का, ये कौन सा शेष है? क्रेडिट शेष। एम का क्रेडिट शेष है और एल का डेबिट शेष है। तो जो डेबिट बैलेंस होता है करंट अकाउंट का, वो तो हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? एसेट्स पक्ष में। और जो क्रेडिट शेष होता है उसको दिखाते हैं लायबिलिटीज पक्ष में। न्यू कैपिटल हमने ज्ञात कर ली। अब हम बढ़ाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखना है। पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में सबसे पहले दे रखा है आपके लैंड। लैंड का मूल्य पहले 8 लाख था, और उसमें 40% यानी कि 3,20,000 की वृद्धि और हो गई थी। तो 3,20,000 हमने जोड़ दिए 8 लाख में, कितने हो गए आपके? 11,20,000। ये तो हो गया लैंड का मूल्य। लैंड के बाद में फिर दे रखा है बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो मूल्य 6 लाख था, उसमें क्या है आपके डेप्रिसिएशन हो गया था 1 लाख, तो 5 लाख मूल्य आ गया इसका।
बिल्डिंग के बाद में दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर का मूल्य इसमें 2,40,000 था और फर्नीचर में भी 30,000 का डेप्रीशिएशन का तो कम कर देंगे, इसका बच गया 2,10,000 डेप्रीशिएशन कम करने के बाद। फर्नीचर के बाद में फिर दे रखा है डेटर्स। डेटर्स जो इसमें दे रखे थे 4 लाख रुपए, कोई परिवर्तन नहीं है। और प्रोविजन जो है इसमें पहले का 20,000 रुपये लेस कर रखा था, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये आपके 3,80,000 रुपये डेटर्स ऐसे की ऐसे आ जाएगा जो पुरानी बैलेंस शीट में था। डेटर्स के बाद में फिर दे रखा है स्टॉक। स्टॉक का जो मूल्य पहले 4,40,000 था, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे की ऐसे दिखा देंगे। स्टॉक के बाद में दे रखा है कैश। कैश का जो मूल्य है 1,40,000 था, देखो इसमें कैश में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि न तो इसके अलावा कैश आया है फर्म में और न फर्म से कैश गया है, तो ये भी 1,40,000 रुपये हम ऐसे की ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ये तो ये हो गया। इसके अलावा हमने जो पार्टनर्स कैपिटल बनाया था उसमें क्या है, एक का डेबिट शेष आया था और डेबिट शेष जो है करंट अकाउंट का ये आया था आपके एल का। तो जो डेबिट शेष है एल का, उसको तो हम कहाँ दिखा देंगे, एसेट्स बॉक्स में। एल करंट अकाउंट कितना आया था आपके 1,20,000। ये तो आपके एसेट्स की मदद हो गई। अब लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में पुरानी जो बैलेंस शीट है उसके अनुसार सबसे पहले कैपिटल दे रखी है और कैपिटल अब दो की दिखाएंगे, एल और एम की। तो एल की जो कैपिटल है नहीं, वो थी 10,35,000 और एम की थी 5,17,500। ठीक है, ये आपकी इसकी हो गई 15,52,500, ये टोटल कैपिटल। कैपिटल के बाद में इसमें अवकाश जो ग्रहण किया था एन ने, उसका लोन के नाम से दिखा देंगे, एन लोन, क्योंकि हमने उसका पेमेंट नहीं किया था। उसका आया था आपके 8,37,500, ये एन लोन आ गया। तो पुरानी बैलेंस शीट के अनुसार कैपिटल दिखा दिया हमने। जनरल रिजर्व 4,000 बांट दिया था, इसको नहीं दिखाएंगे। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व है अब 1,60,000 रुपये है एडजस्टमेंट में, तो 1,60,000 दिखा देंगे। बाकी जो पैसा बचा था वो साझेदारों ने बांट लिया था। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो थे 2,40,000, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए उसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे की ऐसे दिखा देंगे। और एम का करंट अकाउंट का क्रेडिट शेष आया था, तो उसको लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। एम करंट अकाउंट जो पार्टनर्स के अकाउंट से ज्ञात किया था, उसका भी कितना आया था, 1,20,000। अब देखो, अब इसके अलावा इसमें और कोई मत नहीं, तो अब हम इसका टोटल लगा देंगे। $29,10,000 और इसका भी टोटल लगा लो। इसका भी 29,10,000। ये हमने बैलेंस शीट बनाई। तो ये हमने इसका 16वां इलस्ट्रेशन किया था और 16वां इलस्ट्रेशन करने के बाद में अब देखो, इसमें आपको जो करना है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपने इससे पहले किया था, आपने थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था। और अब आपको करना है इसका 4th न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पेज नंबर 149 पर, क्वेश्चन नंबर 4। ये 4th जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, जिसमें खाते बनाने और इसमें अवकाश ग्रहण करने पर उसका किस्तों में पेमेंट करना है। तो लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने बता दिया, तो इसमें लोन अकाउंट भी आपको बनाना है। तो इस इलस्ट्रेशन को सोल्व करने के बाद में आपको ये 4th जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है।